सो हेलो गाइस, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने अपनी इंडियन पॉलिटी की क्लासेस जो है वो स्टार्ट की हुई हैं, राइट। और गाइस, अगर आप इस कोर्स को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हम अपना चैप्टर सेकंड जो है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसके 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। और गाइस, आज का जो पार्ट है, आज का जो लेक्चर है वो हमारा पार्ट 3 रहने वाला है। और ये आज का लेक्चर है, ये लास्ट लेक्चर होगा किसका, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर का। ठीक है गाइस, आज के जो लेक्चर है इसमें हम इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और कुछ क्रिटिसिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो चलो आज का जो लेक्चर है उसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है गाइज, अगर आपको पता होगा, अगर आपने लास्ट लेक्चर मेरा फॉलो किया है, उसे पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि जो फर्स्ट ड्राफ्ट है, फर्स्ट ड्राफ्ट, ठीक है, रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, वो कब आया था, कब इंट्रोड्यूस किया गया था, फरवरी 1948 में, राइट। गाइज, जो सेकंड ड्राफ्ट है वो आया था अक्टूबर 1948 में। ठीक है, लेकिन अब देखिए, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हैं वो इंट्रोड्यूस करते हैं फाइनल ड्राफ्ट को कॉन्स्टिट्यूशन के, कब, नवंबर 4 1948 में। ठीक है, किसके लिए, इसकी फर्स्ट रीडिंग के लिए। ठीक है, और याद रखिएगा जो इसके ऊपर जनरल डिस्कशन चलती है, ठीक है, वो कितने डेज की चलती है, 5 डेज की। ठीक है, मतलब नवंबर 4 को इंट्रोड्यूस हुआ और 5 दिन मिला के कितना, 9 नवंबर तक जो है वो इसकी जनरल डिस्कशन चलती है। ठीक है, उसके बाद गाइस सेकंड रीडिंग के लिए जो है ये ड्राफ्ट आता है। ठीक है, जो मतलब एक इसके ऊपर भी जो डिस्कशन चलती है, ठीक है, कब से कब तक, नवंबर 15 1948 से लेके अक्टूबर 17 1949 तक। ठीक है, अब गाइस इसमें अमेंडमेंट से रिलेटेड बात करते हैं। देखिए, 7653 जो है अमेंडमेंट्स प्रपोज की जाती है। ठीक है, अमेंडमेंट्स आपको पता होगा, कुछ जो चेंजेस, एग्जिस्टिंग चीज में कोई चेंजेस लाना, ठीक है, उसे अमेंडमेंट कहते हैं। सो 7653 अमेंडमेंट जो है वो प्रपोज की जाती है। ठीक है, 2473 अमेंडमेंट जो है वो एक्चुअली डिस्कस होती है। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, द थर्ड रीडिंग ऑफ द ड्राफ्ट स्टार्टेड ऑन नवंबर 4 1949। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हैं वो एक मोशन मूव करते हैं जिसमें वो कहते हैं दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन सेटल किया गया है बाय द असेंबली उसे पास किया जाता है। ठीक है, सो द मोशन ऑन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिक्लेयर्ड एज पास्ड ऑन नवंबर 26 1949। ठीक है, कब कर दी जाता है पास, नवंबर 26 1949, एंड रिसीव्ड द सिग्नेचर्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, जो उसके मेंबर्स होते हैं उनके सिग्नेचर और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर जो हैं वो उस पे ले लिए जाते हैं। ठीक है, वैसे देखिए यही फर्क है कि देखिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरा बन के तैयार, उसे हम अडॉप्ट कब कर लेते हैं, नवंबर 26 1949। ठीक है, लेकिन जब उसके कमेंसमेंट की बात आती है या फिर उसके एनफोर्समेंट की बात आती है, ठीक है, तो उसकी डेट जो है वो थोड़ी अलग है। ठीक है, तो उसको हम आगे पढ़ेंगे, पर आप अभी इतना याद रखिए। ठीक है, चलिए देखिए गाइस, इसमें एक क्वेश्चन से रिलेटेड एक स्टेटमेंट बन सकती है। पहले मैं आपको इस चीज से रिलेटेड बता देता हूं। देखिए, कहता है कि 299 मेंबर्स में से 284 मेंबर जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं और वो साइन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे, राइट। 284 मेंबर्स वर प्रेजेंट एंड साइन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब आपसे अगर मैं क्वेश्चन से रिलेटेड बात करूं तो आपसे किस तरह की स्टेटमेंट बन सकती है। ठीक है, स्टेटमेंट ये हो सकती है कि सभी के सभी मेंबर जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, वो साइन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो क्या स्टेटमेंट सही होगी, गलत होगी, आपने ये बताना है। ठीक है, तो देखिए सभी के सभी मेंबर्स करते हैं, नहीं, 299 मेंबर्स जो हैं वो टोटल होते हैं, उसमें से 284 मेंबर जो हैं क्या होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं और वो साइन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे। ठीक है, चलिए, तो गाइस जो ये डेट है 26 नवंबर 1949। ठीक है, दिस द डेट मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल एज द डेट ऑन विच द पीपल ऑफ द इंडिया द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड, इनैक्टेड एंड गेव टू देमसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये डेट जो है अगर आप प्रीएम्बल पे देखेंगे, ठीक है, तो ये डेट जो है वहां मेंशन की हुई है। ठीक है, तो यही बात है, यहाँ पे अडॉप्ट किया जाता है, इसे इनैक्ट किया जाता है और अपने आप को वो सौंपते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन को, राइट। ये चीज आप याद रखिएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन एज अडॉप्टेड ऑन नवंबर 26 1949 contain a preamble,
395 आर्टिकल्स एंड 8 स्केड्यूल्स। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया जाता है नवंबर 26 1949 को, ये कितने 395 आर्टिकल्स को इंक्लूड करता है और 8 स्केड्यूल्स को इंक्लूड करता है। ठीक है, और एक चीज आपको जानना बहुत जरूरी है कि देखिए जो प्रियम्बल होता है वो इनेक्ट होता है आफ्टर द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जो है प्रियम्बल को इनेक्ट किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, डॉक्टर बी आर अंबेडकर को रिकॉग्नाइज किया जाता है एज अ फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। दिस ब्रिलियंट राइटर, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज मॉडर्न मनु। क्या कहा जाता है और इन्हें क्या नाम दिया गया है? मॉडर्न मनु का। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। चलिए अब इसकी एनफोर्समेंट की बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने को बता दिया एडॉप्ट जो है वो तो हमने पहले कर लिया था, अब इसकी एनफोर्समेंट की बात करते हैं। ठीक है, देखिए कुछ प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। ठीक है, सिटीजनशिप, इलेक्शन, प्रोविजनल पार्लियामेंट, टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन एंड द शो टाइटल कंटेन्ड इन। ठीक है, ये जितने भी आर्टिकल्स दिए हैं यहाँ पे 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, जितने भी आर्टिकल्स हैं ये कब आ जाते हैं फोर्स पे? नवंबर 26 1949 से। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है थोड़ा लिखने में, नवंबर 26 1949 में। ये जितने भी आर्टिकल्स हैं ये कब आ जाते हैं? केम इनटू फोर्स ऑन नवंबर 26 1949। ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले ऊपर भी बताया, द रिमेनिंग प्रोविजन, द मेजर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कब आता है फोर्स में? जनवरी 26 1950 को। ठीक है, और इस डेट के पीछे एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, मैं आपको वो बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए जनवरी 26 1950 को बाकी के प्रोविजन जो है वो फोर्स में आते हैं। ठीक है, देखिए जनवरी 26 वाज स्पेसिफिकली चोजन अ डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज ऑफ इट्स हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। ठीक है, वो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या थी? ठीक है, वो मैं आपको पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अभी बता देता हूं, और इससे रिलेटेड बाकी चीजें जो है वो हम हिस्ट्री की क्लासेस में जरूर देखेंगे। राइट, देखिए होता है कि एक्चुअली 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? पूर्ण स्वराज डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है फॉलोइंग द रेजोल्यूशन ऑफ दिसंबर 1929 लाहौर सेशन। ठीक है, जो लाहौर सेशन में, जो दिसंबर 1929 में लाहौर सेशन होता है, उसमें जो रेजोल्यूशन जो है उसको फॉलो करते हुए पूर्ण स्वराज डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। कब? 26 जनवरी 1930 को। ठीक है, और यही एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है जो क्या होता है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वो कब, जो वो कमेंसमेंट में आता है कौन सी डेट में? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, और आपको याद हो तो आज के टाइम पे जो 26 जनवरी है वो क्यों इस दिन क्या बनाया जाता है? रिपब्लिक डे। राइट, ठीक है, सो आपको ये हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस पता चली होगी। आई होप आप इसको समझे होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बोलता है कमेंसमेंट के साथ क्या होता है? जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 होता है, ठीक है, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 होता है विद ऑल इनैक्टमेंट्स एंड अमेंडिंग, राइट, उसे क्या कर दिया जाता है? रिपील कर दिया जाता है। ठीक है, और यही सेम चीज किस आर्टिकल के अंदर है? आर्टिकल 395 के अंदर ये चीज लिखी हुई है। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। राइट, एक प्रिवी काउंसिल ज्यूरिसडिक्शन है एक्ट 1949 का, इसे भी अबॉलिश कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए प्रिवी काउंसिल ज्यूरिसडिक्शन एक्ट 1949 है क्या? मैं बेसिकली आपको इस चीज के बारे में बता देता हूं। देखिए आपने फेडरल कोर्ट के बारे में सुना होगा, अगर आपने मेरे लास्ट लेक्चर देखे हैं आपने फेडरल कोर्ट के बारे में सुना होगा। जो आज के टाइम पे जो काम सुप्रीम कोर्ट करता है वही काम फेडरल कोर्ट के थे। ठीक है, सो अपील ज्यूरिसडिक्शन जितनी भी होती थी इस कोर्ट की, वो कहां जाती? सारी की सारी प्रिवी काउंसिल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर। ठीक है, इनके पास जाती थी सारी की सारी। सो इसको एबॉलिश कर दिया जाता है, और क्या होता है, जो ऑर्डिनरी लॉज हैं, ठीक है, या अपील से रिलेटेड जितने भी ऑर्डिनरी ज्यूरिसडिक्शन है, ठीक है, और अपील से रिलेटेड ज्यूरिसडिक्शन है, वो अब किसके अंदर आएंगी? सारी की सारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक है, और जो ये प्राइवी काउंसिल थी इसे क्या कर दिया जाता है? अबॉलिश कर दिया जाता है। ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, अब सारी सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक है, चलिए क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये देख लेते हैं क्या क्या क्रिटिसिज्म थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। सबसे पहली बात बोली जाती है नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। ठीक है, अगर गाइस आपने लास्ट लेक्चर देखे हैं तो आपको पता होगा, ठीक है, कि जितने भी मेंबर्स थे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, वो क्या थे? सारे इनडायरेक्टली इलेक्टेड। ठीक है, क्या थे? सारे
इनडायरेक्टली इलेक्टेड, ठीक है। सो यही चीज बोली जाती है दैट इट इज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। द क्रिटिक्स हैव आर्ग्यूड दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बिकॉज जो जितने भी मेंबर्स थे वो वर नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली, ठीक है, वो क्या थे, वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थे, ठीक है। एंड दे आल्सो नॉट यूज ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, ये चीज आप याद रखिएगा। पहला क्रिटिसिज्म इसका ये था, ठीक है। दूसरा है नॉट अ सोवरेन बॉडी। क्यों अब सोवरेन बॉडी क्यों नहीं है? बिकॉज एज इट वाज क्रिएटेड ऑन द प्रपोजल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। क्योंकि कैसे बनाई गई है ये? ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रपोजल में। और ये प्रपोजल कब आया था? जब कैबिनेट मिशन आया था। अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा है, पिछले लेक्चर भी पढ़े हैं, तो आपको याद होगा कि जो कैबिनेट मिशन प्रपोजल आया था उसके बेस पे जो ये बनाई गई थी, ठीक है। सो क्या है ये? सोवरेन बॉडी भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए टाइम कंज्यूमिंग। देखिए ऐसा कहा गया है कि जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है वो 4 मंथ्स में ही बन गया है, ठीक है। लेकिन जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसको बनने में काफी टाइम लगा है। तो क्या है ये? टाइम कंज्यूमिंग है, ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, ठीक है, जो नाम लिखा है यहाँ पे, ये क्या थे? ये मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। इन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी को क्या कहा था? ड्रिफ्टिंग कमेटी, ठीक है। ये खुद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, लेकिन इन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी को क्या बोला? ड्रिफ्टिंग कमेटी, ठीक है। सो कुछ ऐसे क्रिटिसिज्म हुआ था अपने ही लोगों के द्वारा, आप कह सकते हो, जो चाहे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ही मेंबर थे, उन्होंने भी ये चीज कही थी, ठीक है। अगला है डोमिनेटेड बाय कांग्रेस, ठीक है। द क्रिटिक्स चार्ज दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज डोमिनेटेड बाय द कांग्रेस पार्टी, ठीक है। अगला है लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन। ऐसा माना जाता है कि जो लॉयर्स थे या जो पॉलिटिशियन थे उसका बहुत डोमिनेंस था इसके ऊपर, ठीक है। और यही इसका मेन रीजन बताया गया है कि इसका बल्कीनेस और जो इसकी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है, ठीक है, इसका मेन रीजन यही बताया गया है, ठीक है, कि जो लॉयर और जो पॉलिटिशियन था उनके डोमिनेंस था इसके ऊपर, ठीक है। और एक और क्रिटिसिज्म क्या है? डोमिनेटेड बाय हिंदूज, ठीक है। अब देखिए जो विंस्टन चर्चिल थे, जो ब्रिटिश के पीएम थे, उन्होंने ये चीज कही थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो रिप्रेजेंट करता है ओनली वन मेजर कम्युनिटी इन इंडिया, ठीक है। सो ये भी क्रिटिसिज्म था कि इट वाज डोमिनेटेड बाय हिंदूज, ठीक है। और याद रखिएगा, आप ये कुछ नाम याद रख लीजिएगा, जो मैंने यहाँ पे चीजें लिखी हैं आप नाम याद रख लीजिएगा। देखिए कई बार मेंस में क्वेश्चन आ जाता है, सो अगर आप ऐसे एग्जांपल्स देके अगर आप क्वेश्चन लिखेंगे ना, तो ये आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन जो है वो वहां पे बनाती है, ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं इस चीज से रिलेटेड। पहली चीज तो बोली जाती है दैट एलिफेंट वाज अडॉप्टेड एज अ सिंबल सील ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। एलिफेंट को एज अ सिंबल सील अडॉप्ट किया जाता है, एज अ सिंबल अडॉप्ट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ठीक है। सर बी एन राव वाज अपॉइंटेड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। कौन थे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर? सर बी एन राव, ठीक है। एच वी अयंगर वाज द सेक्रेटरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, याद रखिएगा कौन थे सेक्रेटरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? एच वी अयंगर। और एक चीज और मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन बता देता हूं कि ये आरबीआई के 6th गवर्नर भी रह चुके हैं, ठीक है। आरबीआई के 6th गवर्नर भी ये रह चुके हैं, याद रखिएगा। एस एन मुखर्जी वाज द चीफ ड्राफ्टमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, याद रखिएगा, ठीक है। ये नाम भी याद रखना आपने। आगे बहुत मेन नाम है ये, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये क्या थे? कैलीग्राफर थे ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। और जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था ना, वाज हैंड रिटन बाय हिम इन अ फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल, ठीक है। किसने लिखा है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखा है, ठीक है। अब जो ओरिजिनल वर्जन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिनल वर्जन है, ये ब्यूटिफाइड और डेकोरेटेड किसके द्वारा किया गया है? जो आर्टिस्ट थे शांति निकेतन के, इंक्लूडिंग नंदलाल बोस एंड बिहार राम मनोहर सिन्हा, ठीक है। इन्होंने जो है इसे डेकोरेट किया है, ठीक है। और जो कैलीग्राफी है हिंदी वर्जन में, वो किसने की है? वाज डन बाय वसंत कृष्ण वैद्य एंड डेकोरेटेड एंड इल्यूमिनेटेड बाय द नंदलाल बोस, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कुछ जो छोटे एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, उनमें ये फैक्ट जो है वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको आज की चीजें जो है वो समझ आई होंगी, ठीक है। देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीजें बनती हैं वो मैंने सारी इसमें इंक्लूड की हुई हैं, ठीक है। और मैं आपको एक और चीज कहूंगा, आप जाइए, अगर आप जब ये चीज पढ़ लेंगे, ठीक है। अब देखिए अब अगला जो लेक्चर है वो तो ऑब्वियसली मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आज हमारा कंप्लीट हो गया है। सो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं मैं वो लेकर आऊंगा। अगला जो लेक्चर है वो हमारा
क्वेश्चंस के ऊपर होगा, ठीक है, जो इंडियन पॉलिटी थ्रू एमसीक्यूज वाली प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा वो वाला लेक्चर, ठीक है। सो आप देखिएगा कि आप ये चीज़ें कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ये देखिए यही एक सबसे बेस्ट तरीका होता है अपने आप को एनालिसिस करने का, ठीक है। आप थ्योरी तो पढ़ लेते हैं, पर एमसीक्यूज की फॉर्म में क्या आप अपने एमसीक्यूज जो है वो आप सोल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। यही अपने आप को एनालिसिस करने का तरीका होता है। तो आप इस तरह से पढ़िए, ठीक है। और वीडियो को शेयर करिए, आप जितना से जितना शेयर करेंगे उतना ही हमारे लिए, आपके लिए जो है वो बेनिफिट वाली चीज़ ये हो सकती है, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, नहीं पसंद आई है या नहीं समझ आई तो डिसलाइक करिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या चीज़ समझ नहीं आई, ठीक है। सो आई होप आपको चीज़ें पसंद आई होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, एफर्ट्स करते रहिए, पढ़ते रहिए अच्छे से, ठीक है। ड्रीम जो है वो पूरा करके ही रहेंगे, ठीक है। सो अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।